नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। कोरोना की दूसरी लहर देहरादून में जमकर कहर बरपा रही है। मई में राजधानी देहरादून की कोरोना रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। यहां कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। रोजाना 2500 से अधिक केस आ रहे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन की मांग तेजी से उठने लगी है। उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम जारी है। राजधानी देहरादून तो कोरोना कैपिटल बनकर उभर रही है। कोरोना की ग्लोबल हिट लिस्ट में देहरादून नंबर 1 पर चल रहा है। संक्रमित मरीजों की मौत के मामले में देहरादून जिले ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। चिंता की बात यह है कि देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। आंकड़ों की बात करें तो देहरादून जिले की कुल आबादी 17 लाख है, जबकि मुंबई की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है। इसके बावजूद मुंबई में संक्रमित होने और मरने वालों की संख्या देहरादून की तुलना में काफी कम है। देहरादून जिले में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 106 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देखिए, ऐसा है कि जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे थे, मतलब जिस रफ्तार से 500 से 1000 हुआ या 1000 से 2000 हुआ, अभी हम 3000 केसेस कल 2000 से 3000 हुए हैं, उसमें हमें समय ज़्यादा लगा है। तो इसलिए जो कर्फ्यू की स्थिति लगाई गई है, डेफिनेटली उसका बेनिफिट जो है वो हो रहा है कि संक्रमण की दर जो है वो स्लो डाउन हुई है। जब कोई इस तरीके की चीज़ें होती, इसके पहले भी हमने सितंबर के महीने में देखा था जब वेव थी, या जून के महीने में जब लोग आए बाहर से, तो उसकी वजह से जो केसेस बढ़े थे, तो एक लेवल तक ये जाता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। और ये स्लो डाउन, इसकी जो स्पीड है वो हुई है डेफिनेटली। एक तरफ जहां मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, वहीं देहरादून में कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रशासन और पुलिस को अनावश्यक रूप से बाहर और बाजारों में घूमने वालों पर शिकंजा कसना आसान नहीं लग रहा। ऐसे में कोरोना कंट्रोल के लिए लॉकडाउन को ही लोग आखिरी विकल्प मान रहे हैं और कह रहे हैं, लॉकडाउन लगाओ, मुंबई ना बनाओ। सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। तो वाकई क्या देहरादून मुंबई बनने के रास्ते पर है? क्योंकि अगर आप एक तुलनात्मक नजरिए से देखें तो देहरादून की जो जनसंख्या है वो 17 लाख के करीब है। मुंबई की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, यानी उससे थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब आप मोर्टालिटी रेट यानी कि मृतकों के आंकड़े को कंपैरिजन करेंगे तो मुंबई को देहरादून ने पीछे छोड़ दिया है। आखिरकार क्या इन मौत के ग्राफ को कम किया जा सकता है? कहां पर गलतियां हो रही हैं, कहां पर चूक हो रही है, और कैसे देहरादून या उत्तराखंड को हम महाराष्ट्र या मुंबई बनने से रोके, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं गणेश जोशी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, जो इस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश जोशी, उसके साथ सूर्यकांत धस्माना हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनुज भाटिया हैं, फिजिशियन हैं। तनुज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी गणेश जोशी जी का जो नेटवर्क है वो कट गया, दोबारा वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गणेश जोशी जी जुड़े, उससे पहले सूर्यकांत धस्माना जी, क्या हम इस स्थिति को, यानी कि उत्तराखंड इस स्थिति को टाल सकता था? कहां पर चूक हुई है कि आज मुंबई को जिस तरीके से हम पहले याद करते थे कि महाराष्ट्र में इतने केस आ रहे हैं, मुंबई में इतने केस आ रहे हैं, आज देहरादून उसी रास्ते पर है? देखिए, निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि जो परिस्थितियां आज विद्यमान हुई हैं, पूरे देश में हम मोर्टेलिटी रेट में नंबर 1 हो गए। संक्रमण जिस प्रकार से लगातार विस्तार ले रहा है, संक्रमण जिस प्रकार से लगातार, और सबसे खतरे वाली बात यह है कि पर्वतीय इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये संक्रमण पहुंच गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, वो आपको मालूम है, आप रोज रिपोर्ट करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जिला अस्पतालों तक में उतने डॉक्टर नहीं है जितने आवश्यकता है। पीएससी पीएससी हमारी खाली पड़ी हुई। पूरे प्रदेश के अंदर राजधानी का ही अगर आप आलम देख लें तो राजधानी में जहां पर जॉली ग्रांट जैसा हिमालयन हॉस्पिटल है, जहां पर महंत इंद्रेश जैसा मेडिकल कॉलेज है, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज है, जहां पर मैक्स और सिनर्जी जैसे बड़े अस्पताल हैं, आरोग्य धाम और तमाम सीएमआई, ये मध्यम दर्जे के जो क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद आज देहरादून में स्थिति हो गई कि 3000 संक्रमण का रेट बढ़ गया और मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर आ रही है।
ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और जिस प्रकार से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, मुंबई से आगे हम निकल गए हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए आपने कहा कि हम क्या कर सकते थे। निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे, ये पिछले 25 दिनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन वो टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से, मैं लापरवाही इसलिए कह रहा हूं कि महाकुंभ का जो आयोजक होता है मुख्य, वो राज्य की सरकार होती है, और राज्य की सरकार की जिम्मेदारी थी पहले तो वहां पर तैयारियां करनी चाहिए थी, और तैयारियां करने के साथ उसको बहुत सीमित रखना चाहिए था। जब हम महाराष्ट्र को देख रहे थे, जब हम दिल्ली को देख रहे थे, जब हम हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में जहां संक्रमण का ये दूसरी लहर बहुत प्रकोप ढा रही थी, इतना कहर ढा रही थी, उसको देख करके हमने सबक नहीं लिया। और हमारी राज्य की सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि दिव्यता से होगा, भव्यता से होगा, कोई रोक टोक नहीं है, जितने मर्जी आओ, जितने मर्जी डुबकी लगाओ, गंगा जी में जो डुबकी लगाता है मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कुंभ, महाकुंभ की वजह से ये सारी सिनेरियो क्रिएट हुई। 5A महाकुंभ में 5A, आप बड़े गौर से सुनिए, अनियोजित कोई प्लान नहीं था, असंयमित कोई किसी प्रकार का। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। गणेश जोशी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं और देहरादून के प्रभारी मंत्री भी हैं। जोशी साहब, जिस तरीके से डाटा मेरे पास है, 1 मई को 72 लोगों की डेथ हुई, 2 मई को 38 लोगों की डेथ हुई, 3 मई को 94, 4 मई को 92, 5 मई को 73 और 6 मई को 106 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है देहरादून में। राजधानी में जो स्थिति है सर, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? देखिए, राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्रियों को जिले वाइज जिम्मेदारी दी गई है, मुझे देहरादून जिले की जिम्मेदारी दी है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, जो देहरादून के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें थोड़ा ये आप देख लीजिएगा। अगर आप देखें, आप तो मीडिया के लोग हैं, हमसे ज्यादा छानबीन एकदम कर लेते हैं। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं, यमुनानगर कोटा साहब से लोग यहां पर आ रहे हैं। देखिए, हम इलाज के लिए किसी को मना नहीं कर सकते, लोगों की जान बचाना, चाहे कहीं का व्यक्ति आए उसको इलाज देना, उसको सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। एक तो इसकी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। दूसरा, जहां तक आप हमारे मित्र कह रहे हैं, हमने यहाँ पर आज हमारे पास आईसीयू के 723 बेड हमारे पास हैं, ऑक्सीजन के 2009 बेड हमारे हो गए हैं, नॉर्मल 1020-3752 हमने यहाँ पर बना दिए हैं। जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल हैं वो 7 हैं, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हमारे 20 हैं, और डेडिकेटेड कोविड जो केयर सेंटर है वो 6 हमारे पास हैं। और जो अभी तक के जो देहरादून के टोटल पॉजिटिव केस हैं 77,611 हैं। टोटल डेथ 1,877 है अभी तक, जो 2.40% है। तो मेरा ये कहना है कि आज के समय में, अभी मेरे एक मीडिया के लोग दूसरे मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, तो कह रहे थे साहब कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस का काम है, जो अपना काम है विपक्ष के नाते अपना काम कर रही है। हमें जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करना है, जनता के साथ खड़ा होना है। हम लगातार अपने बेड का विकास कर गया था, हमने वहां पर कालसी में एक 20 बेड का शुरू कर दिया है। हमने धूलकोट में जो ग्राफिकल का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ज्यादा बेड में समय लग रहा है, तो हमने कहा कि 4-5 दिन के अंदर हमारे कम से कम 50 बेड शुरू कर दीजिएगा। उसको हम शुरू करा रहे हैं। कैंट में 150 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। मसूरी को हमने शुरू कर दिया है। और ऋषिकेश के अंदर 500 बेड का डीआरडीओ के माध्यम से आईडीपीएल में हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। कि देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। जोशी जी, मंशा पर कोई सर मंशा पर कोई सवाल खड़े, मंशा पर तो कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खड़ा कर रहा। मेरा मूल सवाल, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां से भी लोग आते हैं, कुछ हिमाचल से भी जो आपका सटा हुआ इलाका है वहां से भी आ जाते हैं, और किसी को इलाज के लिए कोई मना नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डेथ के आंकड़े हैं इसमें कुछ बाहर के लोगों के हैं, उत्तराखंड का पूरा आंकड़ा नहीं है? मैं अगर बोलूंगा, मेरे आपसे निवेदन है, कल आप थोड़ा सा आप कुछ हॉस्पिटल्स में जो हमारे
जैसे एम्स है, हाँ। एम्स में आप चले जाइए, आप मतलब ये कितने लोग बाहर से वहां पर आ रखे हैं, जो मेन सबसे ज्यादा लोग आए हुए हैं। आप क्या बोलते हैं हिमालय इंस्टीट्यूट में चले जाइएगा, आप हमारे मैक्स में देख लीजिएगा, गुड़गांव से कई लोग वहां पर आए हैं। तो देखिए लोगों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में आता है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुम कहां से आए हो। बिल्कुल सर। तो इसलिए थोड़ा सा ये है। और लेकिन लगातार हमने जो आईसीयू बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं, हमने प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं हम उन हॉस्पिटल को ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वास्तव में कमी है। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस हॉस्पिटल का सामान्य समय में मान लिया वो 10 टन मांगता था, आज वो कहता था मुझे 30-40 टन की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत सामने आ रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार भारत सरकार से बात कर रहे हैं। मैंने खुद वहां पर बातचीत की है अपने सेक्रेटरी के माध्यम से, और शीघ्र ही हमारा कोटा बढ़ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर एक ऑक्सीजन ट्रेन, ठीक है, लिंडे हाँ, यहाँ पर एक लिंडे उत्तराखंड को सप्लाई करी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए बता रहे हैं सर। तनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनुज भाटिया फिजिशियन है। तनुज, उत्तराखंड में इस तरीके से अचानक से जो मामलों में ग्रोथ आया है, उसके पीछे डॉक्टर्स की क्या राय है, डॉक्टर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग अब इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें कि अनटिल एंड अनलेस वैक्सीनेशन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं लग जाएगा, तब तक आप सेटिस्फैक्टरली कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। हम लोग जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था कि लॉकडाउन का क्या रोल है। लॉकडाउन का रोल केवल केसेस को स्प्रेड करने में रोकना है, पर आप लॉकडाउन एक सीमित टाइम के लिए ही लगा पाएंगे। तो हमारा फोकस जो हम लोग, सरकार भी मिस कर रही है और शायद डॉक्टर्स भी, हम लोग इसको इतना फोर्सफुली आपको नहीं बोल रहे हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं लॉकडाउन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को साथ में चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम केवल लॉकडाउन लगा के रखें। हम लोगों ने पिछले साल भी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया की थी उसमें बेसिकली वो लॉकडाउन नहीं था, वो लॉकडाउन एंड स्कैटर था। इस साल भी जैसे पिछले महीने हमारी स्टेट ने कुंभ की अनुमति दे दी और इतना वाइड स्प्रेड लेवल पे कुंभ को ऑर्गेनाइज किया, वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती है जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। केवल हम नहीं भुगत रहे हैं, सारे पेशेंट, सारी नॉर्मल पब्लिक भी भुगत रही है। हमें इस चीज को आगे फ्यूचर में अवॉइड करना है। फॉर दैट सेक मैं जो कह रहा हूं, अब हमें फिर से लॉकडाउन और स्कैटर नहीं करना कि एक बार लॉकडाउन करो, फिर थोड़ा केस कंट्रोल हुए, फिर उसे छोड़ दो खुला, फिर सब लोग। हमें लॉकडाउन तब ईज डाउन करना है जब हमारी वैक्सीनेशन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पीपल को लग चुकी हो और वो नंबर एटलीस्ट 50 to 60% होना चाहिए। हम लोग अगर बिना साइंटिफिक बेसिस के, बिना किसी सोच को लगाए आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से तो सॉल्यूशन नहीं होगा। आप लोग अगर ये समझ पा रहे होंगे कि भारत में और फॉर दैट सेक अलग अलग जिलों में म्यूटेंट्स क्यों आ रहे हैं, उसका कारण है हाई लेवल ऑफ ट्रांसमिशन एट अ वेरी हाई रेट। So we have to reduce the rate also। मैं सिर्फ एक ये चीज और कहना चाहूंगा, हमारे स्टेट में कोई भी लैब वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करती है। इट इज टाइम हम लोग अपने स्टेट को स्ट्रेंथन करें, वरना आगे फ्यूचर वाले टाइम में हम लोग फिर से एक न्यू स्ट्रेन के साथ एक्सपोज होना शुरू होंगे। कल आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, 3 या 4 डेज में पेशेंट डिटेरियोरेट कर रहा है। आज की तारीख में मैं अपने आईसीयू की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं जिनकी कोविड की प्रेजेंटेशन है, पर उनके कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव है, पर सीटी स्कैन से वो डॉक्यूमेंटेड है कि वो कोविड ही है। तो हम लोग इतनी भयावह स्थिति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक डॉक्टर्स या साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे सरकार डिसीजन नहीं लेना शुरू करेगी, हम लोग इसी के बीच में घूमते रहेंगे। इस पर सरकार के तरफ से पक्ष हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्यकांत धस्माना साहब, गणेश जोशी जी ने कहा कि एक बात उन्होंने रखी कि भाई उत्तराखंड के अस्पताल बड़े अस्पताल हैं, कई सारे बगल के राज्य के भी मरीज वहां पर पहुंच जाते हैं। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो डेथ टोल है इसमें उत्तराखंड के जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग या उसके कुछ आधे लोग या कुछ % लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, जो इलाज के लिए उत्तराखंड आए थे? देखिए, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आपने मेरी पहले पूरी बात नहीं होने दी। तरुण भाटिया जी ने, डॉक्टर तरुण ने मेरी बात को आगे बढ़ाया और कुंभ के आयोजन के बारे में जो सरकार का
बहुत अविवेकपूर्ण निर्णय था। उस निर्णय के कारण केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में आज उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं, आज अगल बगल के पड़ोस के राज्यों में जो स्थितियां हैं, आप कल्पना करिए कि 35 लाख लोग अगर एक साथ बैसाखी के दिन डुबकी लगा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि 5A, पहला ए है अनियोजित, कोई प्लान नहीं था। दूसरा ए है असंयमित, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तीसरा है अनियंत्रित, किसी प्रकार का कोई आरटीपीसीआर या कोई टेस्टिंग का कोई चेकिंग वो स्टेट की तरफ से नहीं की गई। और चौथी बात है असंख्य, और पांचवा ये है आमंत्रण। आपने कह दिया जितने मर्जी आओ, डुबकी लगाओ, आपको डुबकी लगाने से कोरोना नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात जो गणेश जोशी ने कही, मैं बात से उनकी सहमत हूँ। राज्य का जो जॉली ग्रांट का हमारा मेडिकल कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बिजनौर से आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, नजीबाबाद से आते हैं, मुरादाबाद तक के लोग आते हैं निश्चित तौर पे। लेकिन आज अगर आप राज्य में इसको बहाना बनाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहाना नहीं चलेगा। मैंने पहले दिन से 15 मार्च 2020 को जब उत्तराखंड के अंदर पहला केस रिपोर्ट हुआ था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने दून अस्पताल को 16 मार्च को विजिट किया था, ये देखने के लिए कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। और मैंने उसके बाद बेशक उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी कि 28 दिन मुझे जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। पूरे उत्तर भारत में मैं पहला व्यक्ति था और लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया, मुझे 28 दिन किया, जबकि मैं न तो वहां पर इंफेक्टेड एरिया में गया था, न आइसोलेशन वार्ड में गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस दिन कहा था कि आप पूरे राज्य के प्रत्येक जनपद में आप टेस्टिंग लैब बनाइए, आप टेस्टिंग को बढ़ाइए। नहीं किया गया। देखिए 3 महीने में मेरे डॉक्टर तरुण भाटिया अगर जुड़े होंगे आपसे, आप उनसे इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर ICMR आपको जो लैब आप स्टैब्लिश करते हैं उसको मान्यता दे देता है, अगर वहां पर सारे नॉर्म्स आपने पूरे किए हैं। आप चाहते तो लगभग करीब 14 महीने में हम प्रवेश कर गए और 14 महीने में आप राज्य के सारे जनपदों में आप टेस्टिंग लैब नहीं बना पाए। आपने राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, हमने कहा था ऑक्सीजन के लिए आज जो मारामारी हो रही है पूरे देहरादून से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय इतना भयंकर, ठीक है, जो लोग धस्माना जी जवाब ले लेते हैं ना, मंत्री जी बैठे हुए हैं, मंत्री जी से जवाब ले लेते हैं। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने आगे बात बढ़ाई कि हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। क्या ये इंतजाम 14 महीने में नहीं हो सकता था? ठीक है, इसमें सबको मालूम है कि इसमें ऑक्सीमीटर क्यों दे रहे हैं हम किट में। ऑक्सीमीटर हम किट में इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, जो मरीज है, जो उसका सिम्टम्स जिसके ऊपर आते हैं, उसका ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, तो ऑक्सीजन की कमी होनी है, ये हम क्या एज्यूम नहीं कर सकते थे। अभी सेकंड स्ट्रेन के बारे में आज बात नहीं हो रही है, जब पहला इसकी लहर आई उसी समय सेकंड स्ट्रेन के बारे में बात नहीं। ये जो सेकंड वेव को मापने में तमाम हाँ सर ठीक है, आप जो वर्ड कह लीजिए वो आपकी अपनी सहूलियत है। तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ने उसमें गलती की, ICMR की भी गलती थी। हमारे जो जानकार हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने इशारा किया, कुछ लोगों ने बाकायदा काम करना भी बंद कर दिया था कि भाई कोविड ओवर हो गया, ये स्थिति थी। गणेश जोशी जी, तमाम जो बातें कही गई है सर, उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूर्यकांत जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें सच्चाई को स्वीकारा। कम से कम उन्होंने और कांग्रेसियों की तरह ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जोली ग्रांट में पश्चिमी प्रदेश के बहुत लोग आते हैं, तो इसके लिए मैं सूर्यकांत जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उन्हें एम्स का जिक्र नहीं किया, उन्हें देहरादून के हॉस्पिटल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं तो व्यक्ति का आज सुबह से शाम तक मेरा यही काम रहता है, लोगों को बेड दिलाना, ICU दिलवाना। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर आप ये काम करते हैं, कल आप देखेंगे तो आपको सच्चाई सामने नजर आएगी। नंबर 1 बात। दूसरी, जो हमारे मित्र ने ऑक्सीजन की बात कही, हमारा कोटा पहले 20 टन का था। हमने भारत सरकार से बात करके, मेरे सेक्रेटरी सचिन गुर्बे से मैंने उस दिन कहा था, और आज उसको 50 टन हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से हमने बेडों को बढ़ाया है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को अधिग्रहित किया है, वो भी कम पड़ रहा है, और हमने भारत सरकार से उसको और बढ़ाने का अनुरोध किया है। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन में हमारा कोटा बढ़ जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर एक ऑक्सीजन ट्रेन भी यहाँ पर हर्राबाद में आने आ रही है। तो देखिए, सरकार पूरी, क्योंकि ये सिर्फ महामारी का कब है उत्तराखंड में तो नहीं है, ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। अब आप देखिए हमारे बगल में दिल्ली का क्या हाल था, वैसे लगा हुआ राज्य है,
लेकिन आज धीरे धीरे वहां भी काम हो रहा है। और सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैंने जैसे आंकड़े अभी दिए कि हम DRDO के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से ICU बेड को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज देखने में क्या आ रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हम लोग घर में पहले अपना इलाज कर रहे हैं, हमने घर में सिलेंडर लगाया, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल तक हम सीमित रह गए। और जब मैं अभी परसों की घटना है, मैं उत्तरकाशी जा रहा था जी, मैं GTT हेलीपैड पर था, इतने मेरे एक कार्यकर्ता का फोन आया कि साहब मेरी माँ का ऑक्सीजन लेवल 35 हो गया। तो मैंने, भाई तू अभी तक कहाँ था भाई? मैं कह रहा साहब घर पे ऑक्सीजन लगा रखी थी। तो मैंने कहा इनकी हालत तो बहुत खराब है। क्या हमने बात करके उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरी हमने सिटी हार्ट को अधिकृत किया था, वहां उसको शिफ्ट किया, आज वो ठीक है। तो कुछ घटनाएं इस प्रकार भी घट रही हैं कि लोग घर में ही उसको बड़े हल्के से ले रहे हैं, और जब स्थिति बिल्कुल भयावह हो जा रही है, क्रिटिकल तो हो जा रही हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु तो मेरा ये भी निवेदन है कि अगर लोगों को लगता है, सिर्फ आप देखिए, क्योंकि ये लक्ष्य पे जो कोरोना है लोगों के, क्योंकि मुझे भी कोरोना से मैं निकला हूं, मेरे भी मैंने स्किन कराया था, मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ नहीं लग रहा था। वो तो मैंने दिल्ली जाना था, मेरी दिल्ली में एक मीटिंग थी मंत्री से, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा वहां जा रहे मंत्री से मिलने, आप पंजाब से कहां से आए हो, जरा टेस्ट करवा लीजिए अपना। मैंने टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव निकल गया। मैंने सिटी कराया, सिटी में थोड़ा माइनर से वो था, मुझे कुछ नहीं समझ लगा था। गणेश जोशी साहब, सर एक मिनट, ये कहना है नहीं, आपने कहा ये हम देहरादून का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है सर कि देहरादून का जब ये हाल है तो उत्तराखंड के जो इंटीरियर इलाके हैं, जो गांव हैं, वो कोविड के मामले तो गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, वहां पर कैसे लोगों को सुविधाएं दी जाती? आपने देखे हैं, मैं भी उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी का जो हमारा हॉस्पिटल है, मैंने वहां की जब DM से जानकारी ली तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कितने बेड हैं? कहने साहब इतने बेड हैं। कह रहा था हमारे यहाँ तो बेड खाली है। देखिए इसका ज्यादा इफेक्ट सिर्फ जो हमारा जो तराई का क्षेत्र है, या जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, हल्द्वानी है, नैनीताल है, इन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें। लेकिन सर ग्रामीण इलाकों के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा आपको। नहीं देखिए, हमने सब जगह NHM के माध्यम से हमने सब जगह ICU बना दिए हैं, सब जगह हमने कोविड सेंटर बनाए हैं। और मैंने कहा कि अगर आपने देखे कि 40% जो लोड है, जो आंकड़े हैं 40% जो है हमारे देहरादून के अंदर है। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर तनुज, अभी जो स्थिति है, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं या बहुत शॉर्ट में पूछूं कि डॉक्टर साहब आप बताइए, इसको कम करने के लिए सरकार को साइंटिफिकली कौन सा एक्शन तत्काल लेना चाहिए, तो वो क्या होगा? सबसे पहले डिनायल मोड से बाहर निकलें और एक्सेप्ट करें ट्रूथ क्या है। मैं ट्रूथ में आपको 3 चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, आंकड़े जो हैं इससे 3 से 5 गुना ज्यादा हैं। A lot of people are not getting tested क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है टेस्ट करवाने की फॉर कॉमन पब्लिक। सेकेंड थिंग, हम लोगों को वैक्सीनेशन साइमल्टेनियसली अप प्राइस पे देना है, वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग वैक्सीनेशन को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? हम लोग केवल 2 वैक्सीन जो पता नहीं कब आएंगे उसके ऊपर क्यों बैन कर रहे हैं? मैं सरकार से कहूंगा प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करिए और बाहर वाली वैक्सीन को भी अलाउ करिए, इन वैक्सीन को भी अलाउ करिए, जिसको जो एक्सेस। चलिए, दो बातें डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया। आपने कहा एक तो डिनायल मोड से बाहर आया, दूसरा वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। इसके लिए जो बाकी कंपनियां, जो 2 कंपनियां हैं, एक रूस की कंपनी है, उसको आपने इजाजत दे दी है, बाकी और भी जो कंपनियां उनको इजाजत दी जाए। और मैं बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। गणेश जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनुज भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देहरादून को अगर मुंबई बनने से रोकना है, तो जो एक बात निकल कर आई है कि राज्य सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि समस्या है। पहली चीज, अगर आप समस्या को जब तक मानेंगे नहीं, तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। तो पहले समस्या मानिए, और दूसरी बात, वैक्सीनेशन को तेज कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी तेज होगी, जितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उतनी जल्दी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना आप डेवलप कीजिए, उतना बेहतर है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।